बफर स्टेट कंसेप्ट। व्हाट इज बफर स्टेट कंसेप्ट? बफर स्टेट कंसेप्ट हम लोगों को यह बताता है कि भाई दो बड़े राज्यों के बीच में एक बफर एरिया होता है और उस बफर एरिया को हमेशा प्रोटेक्टेड रखा जाता है। याद रखिए मौजूद है, इसका मतलब मैं बोलता हूं नेटो इधर मौजूद है और नेटो सबसे बड़ा दुश्मन है किसका? यूएसएसआर, जो उस समय का था कोल्ड वॉर एरा में, यानी कि ये बहुत बड़ा दुश्मन है। आर्मी वेंट देयर और इंडियन आर्मी ने जाकर के चाइनीज ट्रूप्स को पीछे धकेला और बोला तुम पीछे हट जाओ। जो ये वाला हिस्सा है ना, ईस्टर्न यूक्रेन, ये ईस्टर्न यूक्रेन याद रखिएगा, दिस ईस्टर्न यूक्रेन इज नोन एज द ब्रेड बास्केट पड़ती है। रशिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? 24/7 नेविगेबल पोर्ट्स नहीं है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू चहल एकेडमी। आज के इन डेप्थ एनालिसिस में हम लोग 360 डिग्री कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और न्यूज में बने हुए मुद्दे को, जिसका नाम है रशिया यूक्रेन वॉर। इससे आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन आसान और वन स्टॉप सोल्यूशन बन जाती है। आप जानते हैं कि जब भी हम कवर करते हैं तो डिटेल एनालिसिस देते हैं आपको। रशिया यूक्रेन वॉर काफी सालों से न्यूज में है। आप जानते हैं कि पिछले 1.5 से 2 साल हो चुके हैं वॉर को और अभी युद्ध जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन एक आर्टिकल आता है रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस के ऊपर। क्या है एक्चुअल में ये मुद्दा? क्या हो गया है इतना ज्यादा कि रशिया और यूक्रेन युद्ध को रोकने का ही नाम नहीं ले रहे हैं? क्या इवेंट्स आए हैं इस पूरी हिस्ट्री के अंदर? आइए चेक करते हैं। कॉजेस की बात करेंगे, अलग अलग कॉजेस को कवर करेंगे। क्या है ज्योग्राफिकल कॉज? क्या है व्हाट इज ज्योग्राफिकल कॉज? ज्योग्राफिकल कॉज क्या है कि क्यों आज की डेट में इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल कॉज। ज्योग्राफिकल कॉज को समझने से पहले सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कि भाई जब ब्रिटिशर्स भारत आए थे तो ब्रिटिशर्स ने जब भारत में एंट्री ली थी तो याद रखिएगा ब्रिटिशर्स ने 3 जगहों पर अपनी प्रेसिडेंसीज को सबसे पहले एस्टैब्लिश किया था। वो क्या क्या नाम है प्रेसिडेंसीज के? एक था बॉम्बे प्रेसिडेंसी, एक था मद्रास प्रेसिडेंसी और एक थी बंगाल या कलकत्ता प्रेसिडेंसी। ये 3 प्रेसिडेंसीज या ये 3 जगह ऐसी थी जो सबसे ज्यादा बेसिकली इन ब्रिटिशर्स का होल्ड मेंटेन करके रख रही थी। बट अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि यार ब्रिटिशर्स तो खुश थे ना, ब्रिटिशर्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्यों ब्रिटिशर्स जाते हैं और ऊपर सिख एम्पायर को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं? क्यों वो पंजाब वाली साइड जाते हैं और पंजाब को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं? क्यों? आप देखेंगे कि एंग्लो सिख वॉर होता है। आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एक चीज पढ़ेंगे कि भैया एंग्लो सिख वॉर होगा, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, और जिसमें आप महाराजा रंजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे तो एंग्लो सिख वॉर हो रहा है और एंग्लो सिख वॉर का नतीजा ये निकल रहा है कि सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में जो ब्रिटिश है वो यहां पे कैप्चर कर चुके हैं। बट सवाल यह है कि व्हाई दे हैव कैप्चर्ड दैट पर्टिकुलर एरिया? वो एरिया को कैप्चर ही क्यों करना चाह रहे थे? उसके पीछे ज्योग्राफिकल रीजन है एंड द ज्योग्राफिकल रीजन इज, देखिए यहां पे हिंदू कुश माउंटेन रेंज है। पढ़ेंगे, आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। हिंदू कुश माउंटेन रेंज यहां पे है और यहां पे एक पास है जिसका नाम है खाइबर पास। इस पास मतलब माउंटेन रेंजेस के बीच में कुछ जगहें होती हैं जहां से मूवमेंट हो सकती है, आर्मीज को ला सकते हो आप। ये लैंड बाउंड्रीज कनेक्टेड थी, करेक्ट? तो यहां से कौन आया? हमें पता है नादिर शाह आया, हमें पता है अहमद शाह अब्दाली आया। तो नादिर शाह है, अहमद शाह अब्दाली है, ऐसे कई सारे इन्वेजन हुए हैं भारत में जो हिंदू कुश माउंटेन रेंज यानी कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया से भारत में एंट्री लेते हैं। अब बात यह है कि इस बात का जो इंपैक्ट है या इस बात का जो प्रभाव है वो ब्रिटिशर्स पे क्यों पड़ रहा है? ब्रिटिशर्स क्यों पंजाब रीजन को कैप्चर करना चाहते हैं? उसके पीछे का एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल रीजन ये है कि ब्रिटिशर्स को एक बात पता थी कि भैया एक व्यक्ति है नपोलियन, पढ़ेंगे आप। नपोलियन एक जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति के पास ये ताकत है कि वो आकर के ब्रिटिशर्स को हरा सकता है। बट सवाल है ब्रिटिशर्स को कहां से हरा सकता है? क्या वो कोस्टलाइन से आके हरा सकता है? नहीं। ब्रिटिश की आर्मी, ब्रिटिश की नेवी इतनी स्ट्रांग थी कि ब्रिटिश को यहां से आके हराना इम्पॉसिबल, या फिर आप कह सकते हो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहा। तो ब्रिटिशर्स को आप यहां से तो नहीं हरा सकते हो, तो फिर आप ब्रिटिशर्स को कैसे हराओगे? ब्रिटिशर्स को हराना है तो आपको आना पड़ेगा लैंड बाउंड्री से, टेरिटरी कैप्चर करनी पड़ेगी। और नपोलियन
उस समय बहुत बड़े लीडर बन चुके थे, बहुत महान योद्धा भी हैं, और उनका यह बोला गया कि ब्रिटिशर्स की रातों रात नींद गायब हो गई कि यार कल को अगर ये व्यक्ति इधर आ गया और इसने हमारी टेरिटरीज ले ली तो भारत जैसी जो टेरिटरी है, भारत में हम लोगों ने इतनी मुश्किल से इंपीरियलिज्म फैलाया, कॉलोनी बनाई, ये गायब हो जाएगी। तो इसको बचाए रखने के लिए इन्होंने एक कंसेप्ट का यूज किया जिसे बोलते हैं बफर स्टेट कंसेप्ट। व्हाट इज बफर स्टेट कंसेप्ट? बफर स्टेट कंसेप्ट हम लोगों को यह बताता है कि भाई दो बड़े राज्यों के बीच में एक बफर एरिया होता है और उस बफर एरिया को हमेशा प्रोटेक्टेड रखा जाता है, याद रखिएगा। अब जैसे अगर मैं आपसे बोलूं ये एरिया में ब्रिटिशर्स ने इस पर्टिकुलर एरिया को कैप्चर करने का सिर्फ रीजन ये रहा कि अगर कल को यहां से नेपोलियन आ भी गया, कल को हमारा को फ्रांस का डर लगा भी, तो युद्ध इधर होगा, और अगर ब्रिटिशर हार भी गया तो यही एरिया हारेगा। इसकी जो ओरिजिनल टेरिटरीज है ना, ये हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगी। बट अगर इस एरिया को कैप्चर नहीं किया, बफर एरिया को मेंटेन नहीं किया, तो आपको पता है नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि लड़ाई इधर होगी, और अगर इधर लड़ाई हुई तो हो सकता है कि ये वाला जो एरिया है ये भी गायब हो जाए। तो ओरिजिनल टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कई बार बड़े नेशंस क्या करते हैं, बफर एरिया को अपने पास कैप्चर करके रख लेते हैं। नाउ कम्स दी second reason of Russia Ukraine war, that is geographical reason, and the geographical reason is कि भैया यहां पे आपका यूक्रेन मौजूद है, ये रहा आपका रशिया, और इधर आपको पता है पोलैंड मौजूद है। पोलैंड इज अ मेंबर ऑफ नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो जिसपे एक पे युद्ध सब पे युद्ध माना जाए, जो इसके सिद्धांत पे काम करता है, 1949 में आया था, जिसने 1991 के बाद बहुत ज्यादा एक्सपेंशन किया था। तो पोलैंड क्योंकि यहां पे मौजूद है, इसका मतलब मैं बोलता हूं नेटो इधर मौजूद है, और नेटो सबसे बड़ा दुश्मन है किसका? यूएसएसआर, जो उस समय का था कोल्ड वॉर एरा में, यानी कि ये बहुत बड़ा दुश्मन है रशिया का। और रशिया और नेटो के बीच में जो बफर एरिया फंसता है वो है यूक्रेन। अब आप एक चीज समझो, बफर एरिया हमेशा इंडिपेंडेंट रहना जरूरी है। अगर ये बफर एरिया इंडिपेंडेंट नहीं रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब अगर मैं आपसे एक बात और बोलूं, फॉर एग्जांपल भारत भूटान में डोकलाम की लड़ाई लड़ने चाइना से जाता है। भाई डोकलाम क्लैश हुआ, डोकलाम इशू हुआ, जिसमें हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अल्टीमेटली द प्रॉब्लम वाज विद भूटान, बट उनको बचाने के लिए हम लोग गए, इंडियन आर्मी वेंट देयर, और इंडियन आर्मी ने जाकर के चाइनीज ट्रूप्स को पीछे धकेला और बोला तुम पीछे हट जाओ। सवाल है ऐसा क्यों? बिकॉज भूटान इज अ बफर जोन, बफर एरिया बिटवीन टू लार्ज इकोनॉमीज, टू लार्ज कंट्रीज। चाइना और भारत के बीच की एक छोटा सा राज्य है भूटान। अगर भूटान इंडिपेंडेंट नहीं रहा तो कल को भूटान वाली टेरिटरीज पे चाइना आ जाएगा, और चाइना को एक और फ्रंट मिल जाएगा जहां से वो हमसे लड़ सकता है। चाइना को एक और एडवांटेज मिल जाएगा भारत के लिए, भारत से जीतने में। सो हेंस इंडिया वांटेड कि भूटान हमेशा फ्री रहे। सेम इज द केस विद द नेपाल, सेम इज द केस जो हम बांग्लादेश के साथ चाहते हैं। हम चाहते हैं जितने भी बफर एरियाज हैं वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहे, इंडिपेंडेंट रहे, सोवरन रहे। अब सवाल यह है कि यहां पे रशिया भी यही चाहता है, बट बिकॉज यूक्रेन, कई बार मैं पहले बात बता चुका हूं कि भैया यूक्रेन जो है ना, ये यूक्रेन नेटो का मेंबर बनने के लिए जिद में अड़ा हुआ है। अच्छा, नेटो का मेंबर अगर यूक्रेन बन गया तो याद रखना ये जो पोलैंड तक था ना अभी तक, ये यहां तक हो जाएगा नेटो। नेटो अगर इधर आ गया तो याद रखना लड़ाई इधर होगी, और अगर इधर लड़ाई हुई तो क्या होगा? कल को अगर इधर लड़ाई हुई तो हो सकता है ओरिजिनल रशिया की टेरिटरी पर इंपैक्ट पड़ जाए। एंड टू सेफगार्ड इट्स ओरिजिनल टेरिटरी, व्हाट ब्रिटिशर्स डिड इट एट द टाइम ऑफ एंग्लो सिख वॉर, वही कहानी वो यहां लगाना चाहता है। और इस पॉलिसी को ब्रिटिशर्स बोलते थे पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। रिंग फेंस पॉलिसी के नाम से जानी जाती है। ब्रिटिशर्स की कई सारी पॉलिसीज रही हैं जो भारत में आई हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस। ऐसी एक पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, जिसके तहत वो क्या करता था, एक फेंस बना देता था, एक एरिया पहले से कैप्चर कर लेता था, जिसको बफर एरिया बोला जाता है। So one of the reason of Russia-Ukraine war is to create a buffer zone, because Ukraine is a buffer area,
ये बफर एरिया नेटो का मेंबर बन जाएगा। नेटो का मेंबर बन जाएगा तो पोलैंड नहीं, अब नेटो में 32 कंट्री हो जाएंगी, और ये 32 कंट्री अगर इससे लड़ी तो 100% रशिया की जो ओरिजिनल टेरिटरी है वो छिन जाएगी। बट अगर रशिया ने यूक्रेन को कैप्चर कर लिया या यूक्रेन का कुछ एरिया ले लिया और कल को लड़ाई हुई, तो अब लड़ाई इधर होगी, इस पोजीशन पे। और इस पोजीशन पे अगर हारा भी तो क्या हारा? यूक्रेन हारा, जो इसका कभी था ही नहीं। रीजन क्लियर? दिस इज रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल। एक दूसरा ज्योग्राफिकल रीजन है जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, दैट इज अगेन दिस इज अ यूक्रेन एरिया। मैं बोलता हूं ये है यूक्रेन। अच्छा जी, इस यूक्रेन का जो ये वाला हिस्सा है ना, ईस्टर्न यूक्रेन, ये ईस्टर्न यूक्रेन याद रखिएगा, दिस ईस्टर्न यूक्रेन इज नोन एज द ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप। भाई यूरोप का ब्रेड बास्केट है ये। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जब आजादी हुई, जब पार्टीशन हुआ, तो भारत का जो बहुत इंपॉर्टेंट फर्टाइल एरिया था वो पाकिस्तान के पास चला गया, ब्रेड बास्केट जिसे हम बोलते हैं। तो एक्चुअल में ऐसे ही यूक्रेन का जो सबसे फर्टाइल एरिया है वो भी यही है, इधर वाला ईस्टर्न रीजन। और इसी ईस्टर्न रीजन में याद रखेगा क्या क्या पाया जाता है। इस ईस्टर्न रीजन में गोल्ड मिलता है, इसी ईस्टर्न रीजन में कोल के रिजर्व्स पाए जाते हैं, और इसी ईस्टर्न रीजन में कई सारे हेवी मेटल्स लाइक पैलेडियम पाया जाता है। ये ऐसे मिनरल्स हैं, इनको बोलते हैं क्रिटिकल मिनरल्स या फिर रेयर अर्थ मिनरल्स। रेयर अर्थ मिनरल्स मतलब यानी कि ये वो मिनरल्स हैं, वो कंपाउंड्स हैं जो आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 में मदद करने वाला है। अब 4.0 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है? भाई देखो, समय समय पे अलग अलग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए हैं विश्व के अंदर। अब मैं अगर आपसे बोलता हूं भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0 ये कब आया? जब स्टीम से चीजें चलना स्टार्ट हुई। आपने सुना होगा, भाप से जब चीजें चली, भाप से आपकी गाड़ियां चली, जब भाप से आपके इंजन चले, उसे बोला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2.0 कब आया? जब बिजलियों से बन के चीजें चालू हुई, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से एक मैसिव लेवल का यहां पे क्या आया? इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3.0 क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3.0 ये वो रेवोल्यूशन है जो किससे आया? इंटरनेट, वाईफाई, 2G, 3G, ये लैपटॉप्स, फोन्स, जब नए नए फोन आना स्टार्ट हुए, जब चीजें इंटरनेट पे चालू हुई, जब धीरे धीरे गूगल जैसी चीज पता चली, ये था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3.0। और आज का एक रेवोल्यूशन चल रहा है जिसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। ये प्रेजेंट रेवोल्यूशन के अंदर चीजें किस प्रकार चल रही हैं? इसके अंदर आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अंदर आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसमें आता है रोबोटिक्स, इसमें आती है नैनो टेक्नोलॉजी, इसमें आता है क्वांटम टेक्नोलॉजी, इसमें आता है सुपर कंप्यूटर्स, इसमें आता है आपका VR, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी, मेटावर्स। आपको पता होगा अभी फेसबुक ने अपना नाम मेटा चेंज कर लिया है, व्हाट्सएप ऑन करते हो तो मेटा लिखा आता है। ये सब क्या शो करता है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, यानी कि ये वो इंडस्ट्रीज का रेवोल्यूशन हुआ है। दिस इज द न्यू फ्यूचर। अच्छा याद रखना, जितना इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल चीजों में आप जा रहे हो, यानी कि आप रोबोटिक्स, नैनो वैनो सब करोगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? सेमीकंडक्टर्स। भाई आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेमीकंडक्टर्स होना। सेमीकंडक्टर्स के बिना कौन सी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक चीज चलेगी? और सेमीकंडक्टर्स में जो मेटल्स का इस्तेमाल होता है उन्हें कहते हैं रेयर अर्थ मेटल्स, पैलेडियम, वैंडेनियम, ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं जो यहां पाए जाते हैं। और नया इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों हो रहा है आपको पता है? इस इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो जीतेगा वही विश्व गुरु बनेगा, आगे चल करके उसी की तरफ विश्व पोलराइज होगा। और रशिया चाहता है कि मैं विश्व गुरु बनूं, और अगर रशिया चाहता है मैं विश्व गुरु बनूं तो उसको क्रिटिकल मिनरल्स की आवश्यकता है, और क्रिटिकल मिनरल्स यहां पे उसको मिलेंगे यूक्रेन के ईस्टर्न पोर्शन से। तो हेंस इस ईस्टर्न पोर्शन को हम लोग कॉमनली एक नाम से बुलाते हैं जिसको बोलते हैं डॉनबास रीजन। लुहांस्क और डॉन्स्टेक रीजन पढ़ते हैं यहां पे। इस बार का यूपीएससी का 2023 का क्वेश्चन है कि डॉनबास रीजन, और मैच द फॉलोइंग में लिखा हुआ था यूक्रेन। करेक्ट। कहां पड़ता है डॉनबास? यहीं पड़ता है डॉनबास।
तो जो न्यूज में रहती है जगहें, उनको यूपीएससी एज अ मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिया करता है। ये एक इंपॉर्टेंट रीजन रहा है वॉर का। अब आते हैं थर्ड ज्योग्राफिकल रीजन। पहला हम लोगों ने देखा बफर स्टेट, सेकंड हम लोगों ने देखा क्रिटिकल मिनरल्स यहां पे मिलते हैं, और थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट हो नहीं सकता, यही सबसे ज्यादा प्रमुखता, सबसे बड़ा रीजन रहा है, जो 2014 में रशिया ने बेटा क्रीमिया को एनेक्स करा। आप पढ़ोगे रशिया ने यूक्रेन का एक ना छोटा सा हिस्सा यहां पे भी मौजूद है, उसको बोलते हैं क्रीमिया। ये क्रीमिया वाले रीजन को एनेक्स करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो यही था, क्या, जो अभी मैं आपको रीजन बताने वाला हूं। एंड दैट थर्ड रीजन इज रशिया फेसेस ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज। रशिया में ज्योग्राफिकली रशिया बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज पे खड़ा है, और ज्योग्राफिकल एडवांटेज उसको चाहिए। अच्छा जी, चलो अब इसको शुरुआत कैसे करते हैं। इसकी शुरुआत हम इस तरीके से करते हैं, मुझे आप एक चीज का पहले आंसर दीजिए, कल को मुझको चाइना को हराना है, इंडिया इज फाइटिंग विद चाइना, और चाइना को अगर हमें हराना है, ये किस तरीके से आप हराओगे। आप बोलते हो वेपन्स एक तरीका है, बिल्कुल सही बात है, आर्मी के अंदर रिफॉर्म्स करिए, मॉडर्नाइजेशन लाइए, बहुत सही है, बॉर्डर्स बनाइए, रोड्स बनाइए, सब अपनी जगह है। एक बात याद रखना, वॉर में जीतता वो है जो लंबे समय तक वॉर को सस्टेन कर सकता है, करेक्ट। अब अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, इंडिया ने किसी भी माध्यम से चाइना का ट्रेड ही रोक दिया, तो भैया चाइना जो सामान भेजता है, एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, वो सामान आना जाना बंद करवा दे भारत। जब पेट में भूख लगी होगी और जेब में पैसा नहीं होगा तो वॉर नहीं लड़ सकता चाइना, बात फैक्ट है। और हमें यह भी पता है कि इसी चीज के लिए तो चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चला रहा है, चाइना सड़कों से जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि भारत के पास टैक्टिकल एडवांटेज है, किधर, कोस्ट लाइंस पे, पानी के अंदर, इंडियन ओशियन में। कल को अगर वो यहां से लाता है तो हमें पता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो एक चोक पॉइंट है, वहां से हम अपनी सबमरीन्स खड़ी कर देंगे, हम उसका रास्ता रोक देंगे, जो हमने पहले भी रोका था एक बार। इसी चीज के लिए वो बेल्ट एंड रोड चला रहा है। अब आप इसको इस तरीके से समझो, रशिया ऑल्सो फेसेस अ सेम प्रॉब्लम। रशिया को यह बात बहुत पहले से पता थी कि अगर कल को युद्ध होता है, एनी टाइम इन द फ्यूचर, इफ देयर इज अ वॉर, एक कंडीशन क्रिएट होने वाली है कि नेटो क्या करेगा, मेरा ट्रेड रुकवा देगा, मेरा ट्रेड को रोकने का प्रयत्न करेगा किसी ना किसी तरीके से। वो चाहेगा कि सामान रशिया में घुसे ही ना, और जिस दिन सामान रशिया में नहीं घुसा और सामान रशिया के अंदर एंटर नहीं करा, रशिया वॉर नहीं लड़ पाएगा, और रशिया वॉर नहीं लड़ पाएगा तो रशिया हार जाएगा, और उसकी जीत निश्चित हो जाएगी नेटो की यहां पे। तो उसी चीज का सोल्यूशन देखिए क्या लाया। अब अगर मैं आपको एक चीज बोलता हूं, सबसे पहले तो आपको यह देखना पड़ेगा, दीज आर दी पोर्ट्स, ये है पोर्ट्स ऑफ रशिया, मेजर पोर्ट्स ऑफ रशिया की बात कर रहे हैं। आपको पता है भारत के अंदर भी देयर आर मेजर एंड माइनर पोर्ट्स। आज की डेट में 12 मेजर पोर्ट्स हैं, 13वां मेजर पोर्ट बनाया जा रहा है, और कई सारे माइनर पोर्ट्स हैं। मेजर पोर्ट्स आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहते हैं, माइनर पोर्ट्स आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंडर रहते हैं, और बहुत सारे पोर्ट्स के अलग अलग नाम है। इस बार भी यूपीएससी ने पोर्ट्स पे से ज्योग्राफिकली क्वेश्चन पूछा है। चलिए अब बात करते हैं इस पोर्ट्स की। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यहाँ के हम कौन से पोर्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस मुरमांस्क पोर्ट, वी आर गोइंग टू डिस्कस सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट, और वी आर गोइंग टू डिस्कस व्लादिवोस्तोक पोर्ट। ये 3 पोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं रशिया के। अब चलिए एक एक करके इन तीनों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुरमांस्क पोर्ट की। भाई रशिया इज अ रीजन जो टेम्परेट रीजन में पड़ता है, आर्टिक के जस्ट नीचे पड़ता है, ठंडा इलाका है, ठंड बहुत पड़ती है। रशिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, 24/7 नेविगेबल पोर्ट्स नहीं है। भैया पानी ही जम जाता है, पानी ही जम जाता है तो उससे प्रॉब्लम पता है क्या आती है, वो शिप नहीं चल पाएगा। करो कैसे करोगे ट्रेड, ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज है ना ये। अब इसमें वो ये थोड़ी कर सकता है कि सूरज की जगह बदल दे, कुछ अपने आप को ग्लोबल वार्मिंग करवा के वो पिघल वाले, ऐसा नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी बात है। बट उसके पास सिर्फ एक ही तरीका है, क्या, कि वो इन पोर्ट्स पे से जाए। अच्छा, क्या वो ऊपर से जा सकता है? आज नहीं जा सकता क्योंकि आर्टिक ओशियन है। बट हां, ऐसी न्यूज आ रही है कि नॉर्दर्न सी रूट खुल गया है।
इसे कहते हैं नॉर्दर्न सी रूट। नॉर्दर्न सी रूट क्या है? आर्टिक ओशंस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ये जो गर्मी बढ़ती जा रही है CO2 गैसेस के एमिशंस की वजह से या फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, यानी कि ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना ज्यादा बढ़ गया है ना, इस वजह से यहाँ के आर्टिक ओशंस के जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल गए हैं और थोड़ा सा एरिया नेविगेबल बन रहा है। बट अगले 20 से 25-30 साल लग जाएंगे उस पूरे प्रोसेस को होने में। बट तब तक क्या वो वेट कर सकता है? नहीं, उसको तो वॉर आज ही लड़ना था और वो लड़ भी रहा है। इसलिए उसने एक सोल्यूशन निकाला। क्या? उसने कहा यार मेरे पास जो जो पोर्ट्स हैं मैं उनकी बात करता हूं। तो उसने कहा यार मुरमांस्क पोर्ट की बात करते हैं। मुरमांस्क पोर्ट जो है, याद रखिएगा, अराउंड 7 महीने नेविगेबल रहता है, 7 से 8 महीने। बाकी महीने ये नेविगेबल नहीं रहता। अच्छा, वो भी जो ये नेविगेबल रहता है ना 7 महीने, वो भी पता है, आप ज्योग्राफी में एक चीज पढ़ोगे, ओशन करंट। ओशन करंट्स पढ़ोगे आप कि भैया हॉट करंट्स होते हैं, कोल्ड करंट्स होते हैं, आपने पढ़े होंगे। जहां से कोल्ड करंट जाता है वहां पे डेजर्ट फॉर्मेशन होती है, वो सब चीजें आपको ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेंगी। ओशन करंट है। अब मुझे आप नाम बताइएगा कौन सा ओशन करंट है। बट ओशन करंट यहां से जाता है और वो हॉट करंट है, तो वो गर्म करंट जब इधर पहुंचता है ना, तो ये नेविगेबल बन जाता है। बाकी टाइम नेविगेबल है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। अब देखना इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसके पड़ोस में 3 रीजन्स हैं जिन्हें कहते हैं बाल्टिक नेशंस। अब बाल्टिक नेशंस में कौन है? लिथुआनिया, लताविया, एस्टोनिया, ये हैं बाल्टिक नेशंस। अच्छा, ये बाल्टिक नेशंस, मजे की बात क्या है, नेटो का मेंबर है। भाई ये बाल्टिक नेशंस नेटो का ही तो मेंबर है। अब अगर मेरे को एक बात बताओ, कल को नेटो लड़ा तो नेटो को भी तो ये बात पता है कि मुरमांस्क पोर्ट से अगर कुछ भी गया तो वो पता है क्या करेगा, यहां पे अपनी सबमरीन्स खड़ी कर देगा। तो बाल्टिक सी से जाना मुश्किल है। क्लियर यहां तक? अच्छा, दूसरा पोर्ट सेंट पीटर्सबर्ग। सेम प्रॉब्लम सेंट पीटर्सबर्ग के साथ है। ये भी 7 से 8 महीने नेविगेबल नहीं रह पाता ठंड के समय पे। प्लस सेंट पीटर्सबर्ग जो पोर्ट है वो भी बाल्टिक रीजन से ही निकल पाएगा। और बाल्टिक स्टेट्स नेटो का मेंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है बाल्टिक स्टेट्स किसका साथ देंगी? यूएसए का साथ देंगी। उधर सबमरीन्स और आपके वॉरक्राफ्ट्स या फिर फ्रिगेट्स या जो वॉरशिप्स होती हैं वो खड़ी रहेंगी, जिससे ट्रेड नहीं कर पाएगा। और ट्रेड नहीं कर पाएगा तो रशिया हार जाएगा वॉर को। फिर क्या करा जाए? तो फिर आपके पास ऑप्शन बचता है व्लादिवोस्तोक, एंड अ वेरी नाइस पोर्ट ऑल्सो, बहुत बड़ा पोर्ट भी है, इसके पास कैपेबिलिटी भी है, एक्सेसिबिलिटी भी है, और यहां से रशिया अपना ट्रेड कंटिन्यू रखेगा, चाहे महंगा पड़ रहा है बट एरिया तो खुला हुआ है। बट कहने की बात है। अब देखो कैसे, ये देखिए आप, ये है वो व्लादिवोस्तोक पोर्ट। चलो जी, मैं यहां से निकला अपनी गड्डी लेके, तो मेरी गड्डी यहीं रुक जाएगी भाई, सी ऑफ जापान तक ही पहुंच पाऊंगा मैं। अब आप बोलो सी ऑफ जापान तक क्यों पहुंच पाएगा रशिया? क्योंकि याद रखना, अगर रशिया को व्लादिवोस्तोक पोर्ट से कुछ भी ट्रेड करना है तो उसको यहां से होते हुए यहां जाना पड़ेगा, और इस एरिया में सी ऑफ जापान पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई रूट नहीं है उसके पास। अच्छा, जापान ये वो नेशन है जिसपे 6 अगस्त 9 को हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब छोड़े गए। एटम बॉम्ब किसने छोड़े थे? यूएसए ने छोड़े थे। यूएसए ने वर्ल्ड वॉर सेकंड में ये करके अगस्त 15 1945 में जापान से खुद सरेंडर करवाया है। जापान और यूएसए आज सबसे घनिष्ठ मित्र है। ये सबसे बड़ी विडंबना है, हिपोक्रेसी कह सकते हैं आप, बट दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे के बहुत पक्के दोस्त हैं आज की डेट में। और यूएसए का साथ देगा ही देगा जापान। इवन जापान हेट करता है रशिया को। जापान की रीजनल राइवलरी चल रही है किससे? रशिया से। तो एक बात पक्की है कि कल को अगर किसी भी कंडीशन पे, ध्यान से समझिएगा, लड़ाई होती है तो नेटो का साथ जरूर देगा जापान, देगा। अब भैया जब नेटो का साथ जापान देगा, सी ऑफ जापान से कुछ नहीं जा पाएगा, तो मैं तो बंद हो गया, मैं कहां से जाऊं? मेरे पास कोई पोर्ट नहीं, कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं, और नेटो जीत सकता है बट नहीं। यहीं पे पुतिन भाई साहब का दिमाग चला। देखो, पुतिन कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। पुतिन वॉज अ सोल्जर, और सोल्जर रैंक से वो प्रेसिडेंट बने हैं। उन्होंने ये बात बहुत अच्छे से क्लियर थी। क्या क्लियर थी? कि ये जो एरिया है ना, इससे मुझे बाहर निकलना है तो एक ही तरीका है। देखो, ये है पूरा यूक्रेन, और यूक्रेन का ये वाला जो रीजन देख रहे हो ना आप, इसे कहते हैं क्रीमिया। नीचे वाला रीजन ये रहा यूक्रेन, ये रहा क्रीमिया। अच्छा, इस क्रीमिया में आप एक चीज देखिएगा, ये सेवास्तोपोल पोर्ट,
ये है सेवास्तोपोल पोर्ट। सेवास्तोपोल पोर्ट 24/7 एक्सेसिबल, और सबसे बड़ी बात, ये एंट्री देता है ब्लैक सी में, और ब्लैक सी में अगर रशिया की एंट्री हो गई, इसके बाद उसको रुकने की जरूरत नहीं है, वो वहां से कहीं भी जा सकता है। ब्लैक सी में अगर घुस गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसने क्या किया, 2014 में ही क्रीमिया को एनेक्स कर लिया, क्योंकि उसको पता था फ्यूचर में युद्ध होगा, और जब फ्यूचर में युद्ध होगा तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही साथी है, सेवास्तोपोल पोर्ट। आप जाकर के चेक करिएगा, आपको पता चलेगा सबसे बड़ी नेवी, सबसे बड़ी कमांड, ब्लैक फ्लीट नेवी कहते हैं उसको रशिया की, वो यहां पे आज मौजूद है इस सेवास्तोपोल पोर्ट पे। आप जाके चेक करिएगा, ये वॉर जो है सबसे ज्यादा कहां पे चल रहा है। इस वॉर का अगर आप देखोगे, यूक्रेन अपने सेवास्तोपोल और क्रीमिया वाले एरिया को कोशिश कर रहा है छुड़वाने की रशिया से, और रशिया इसी एरिया को होल्ड ऑन करने की प्रयास कर रहा है। सबसे ज्यादा वॉर जो है ना, इंटेंसिटी, वो इसी एरिया में दिखेगी, क्रीमिया में। क्रीमिया बहुत जरूरी एरिया है रशिया के लिए, क्योंकि उसको पता है आज नहीं कल फ्यूचर में नॉर्दर्न सी रूट चल जाएगा, तब तो कहानी ही खत्म हो गई, बट स्टिल आज नहीं कल फ्यूचर में ये एरिया मेरे काम आएगा, एंड हेंस इसको ये क्रीमिया पोर्शन चाहिए था। इस सेवास्तोपोल पोर्ट के लिए भी लड़ाई हो रही है, ये भी एक ज्योग्राफिकल है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसी के साथ हम ओवर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। देखो कि अपने एक बात समझो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, देखो ये है यूक्रेन, ये है रशिया। रशिया का जो ये वाला पोर्शन है ना, याद रखिएगा, दिस इज प्लेन्स, यहां पे कोई भी माउंटेन्स नहीं मौजूद है रशिया के इस वाले एरिया में, जहां से वो यूक्रेन के साथ लगता है। यहां पे कोई माउंटेन रेंजेस मौजूद नहीं है। अब आप बोलो माउंटेन रेंजेस मौजूद नहीं है तो इससे क्या इशू है। अब मैं आपको यहीं पे एक कहानी बताता हूं। 2001, याद करो, 9/11 अटैक्स हुए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सबको पता होगा, 9/11 अटैक्स हुए। जब 9/11 का अटैक 2001 में यूएसए के ऊपर हुआ, उसमें सबसे बड़ा विलेन कौन निकल के आया? ओसामा बिन लादेन। सबको पता है ओसामा बिन लादेन। और ओसामा बिन लादेन ने बोला कि भाई हमने मरवाया, हमने ये सारा करवाया, यानी कि अल कायदा ग्रुप ने इस बात की गारंटी ली कि हमारी वजह से अटैक हुआ, और उसमें मास्टरमाइंड वाज ओसामा बिन लादेन। 2001 में ये पूरी की पूरी जो कहानी हुई, उसमें आप देखेंगे ओसामा बिन लादेन जाकर के शरण ले लेते हैं। कहां पे भाई? ये व्यक्ति जाकर के शरण ले लेता है अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में इसको शरण देने वाला कौन है? इसी के भाई बंधु, जिनका नाम है तालिबान। तालिबान ग्रुप उस समय मौजूद था। तालिबान ने क्या करा? ओसामा बिन लादेन को शरण दे दी यूएसए से बचाने के लिए। और यूएसए ने बोला कि भाई देख, ऐसा है, हमें तेरे से कोई लेना देना नहीं है, हमें तालिबान से कोई चिढ़ नहीं है, हमें ओसामा बिन लादेन को मारना है, हमारे कई सारे लोग मरे, सुपर पावर है हम, कोई अटैक कैसे कर सकता है यूएसए जैसे बड़े विश्व पे? वी आर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हम पे कौन अटैक कर सकता है भाई? तालिबान ने कहा जो करना कर लो। तो यूएसए ने पहली बार नेटो का आर्टिकल 5 को इंप्लाई करा। आर्टिकल 5 है नेटो का, जिसके तहत आर्म्ड फोर्सेस सभी नेशंस एक साथ अटैक करते हैं। पहली और आखिरी बार आज तक आर्टिकल 5 इस्तेमाल हुआ है नेटो का, और नेटो एक साथ जाकर के अफगानिस्तान में लड़ी। एक साथ, आप सोच सकते हैं, यूएसए एंड द यूरोपियन नेशंस कंबाइंड नेटो जाकर के जब लड़ा, तो ये लड़ा 20 साल, एक साल नहीं 20 साल। 2021 में दोहा एग्रीमेंट करके रातों रात यूएसए अपने घर भाग गया और तालिबान को सरकार सौंप गया। तालिबान के पास आज की डेट में वहां पे अफगानिस्तान में सरकार है, तालिबान चला रहा है वो सरकार। अब सवाल यह है कि 20 साल में तालिबान नहीं खत्म हुआ क्या? यूएसए और कंबाइंड फोर्सेस से जी नहीं। और हार की सबसे बड़ी वजह पता है आपको क्या है? अफगानिस्तान की माउंटेन रेंजेस। बोला गया कि जो ये तालिबान थे ना, ये गरिला वॉरफेयर में बहुत ज्यादा एक्टिव थे, यानी कि ये छुप छुप के वॉर करते थे अपने। भाई ये यूएसए वाले आए, टैंगो चार्ली अल्फा अल्फा करके पहुंचे, बट इनको यही नहीं पता कि उस एरिया की ज्योग्राफी क्या है। इनको जितनी देर में समझ में आया, छोटे छोटे एरियाज में छुप छुप के इन्होंने वॉर करे, और एकदम से तालिबान को आज तक खत्म नहीं कर पाए। इतनी ज्यादा मौतें हुई हैं यूएसए और नेटो की कि उनको वापस जाना पड़ा अपने घर। ट्रंप दोहा करते हैं एग्रीमेंट और निकलवा के ले जाते हैं। सेम कहानी भाई साहब यहां है। रशिया के पास यहां पे छुपने को कोई जगह नहीं है, क्योंकि कोई माउंटेन रेंजेस नहीं है। और याद रखना, यूक्रेन अगर वॉर करता है, यूक्रेन का मतलब अभी मैं यूक्रेन लेके चल रहा हूं, बट अगर कल को वो नेटो का मेंबर बनता है,
तो नेटो अगर वॉर लड़ता है यहां से तो कहां बम गिराएगा? यहां, और यहां पे ये छुप नहीं सकते क्योंकि ये वाला एरिया उसका प्लेन्स है, और छुपेंगे नहीं तो मरेंगे। हेंस आपको पता है रशिया क्या चाहता है? रशिया कहता है सुन मेरे भाई, पूरा नेटो लेके भी उतरा, और पता है कहां? पानी में आ, ब्लैक सी में आ, पानी के अंदर उतर के दिखा, पानी के अंदर लड़ाई करके दिखा, क्योंकि मेरे पास सबमरीन्स अच्छी हैं, मेरे पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, मेरे पास वॉरशिप्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, मैं नीचे पानी में डुबो डुबो के मारूंगा, बट मैं लैंड पे अगर लड़ा तो मैं हार जाऊंगा। तो दिस इज ऑल दी ज्योग्राफिकल रीजंस जिसकी वजह से रशिया यूक्रेन वॉर एंड होने का नाम नहीं ले रहा है। ये सभी रीजंस थे जो रशिया यूक्रेन वॉर को अभी तक जिंदा रखे हुए हैं।